हेलो एवरीवन, सो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोहार एड्यू कैंपस पे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने सीडीपीयू के एग्जाम में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आने से पहले ये चीज देखेंगे कि जो आपकी एग्जाम की अप्रोच होती है वो इस एग्जाम में बाकी एग्जाम से किस तरीके से अलग है। आपके एग्जाम दो तरीके से होते हैं। एक हमारा होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम जिसमें आपकी एमसीक्यू पैटर्न आते हैं, और एक हमारा होता है सब्जेक्टिव एग्जाम जिसमें हमें डिटेल में आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है एज पर द मार्किंग और वर्ड लिमिट। जितने शब्द दिए हो गिवन शब्द में उतने ही वर्ड लिमिट में हमें अपने आंसर को कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब दोनों एग्जाम के हिसाब से देखो, सिलेबस तो आपका बदलता ही है, जो बेसिक चीजें रहती हैं, पर आपकी एग्जाम की तैयारी करने की अप्रोच भी बिल्कुल अलग हो जाती है। जिस तरीके से हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस तरीके से हम उस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम पे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है किस चीज का, कि हम आंसर्स को किस तरीके से लिखेंगे। हम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं टॉपिक को, उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम उन शब्द सीमाओं को पूरा कर पाए, उतने वे में हम आंसर प्रेजेंट कर पाए। और सिर्फ आंसर प्रेजेंट करना ही नहीं, आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि हम उसमें अच्छा मतलब एक अच्छा स्कोर ले पाए। अगर आप कुछ भी पूछा कुछ है, अगर मान लीजिए किसी की आलोचना पूछी है और आप उस क्वेश्चन की में विशेषताएं बता रहे हैं, तो आपको उस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। वो चीज हमें उतने नंबर जो है वो नहीं देगी। एमसीक्यू में आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, यहाँ आपके पास फिर भी ये है कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू मेन मेन पॉइंटर्स पिक करके अगर आप पढ़ लो तो आपके लिए चीजें बेटर रहती हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रैमिंग ज्यादा करना होता है, एमसीक्यू में आपको रट्टा ज्यादा मारना होता है, होती है चीजें समझनी भी है पर रट्टा भी ज्यादा मारना है। लेकिन सब्जेक्टिव में हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत इन डेप्थ चाहिए। जब एक टीचर आपको पढ़ा देता है उसके बाद आपका काम और भी डबल हो जाता है कि किस तरीके से हम इसको सोचें आंसर को, और उसके बाद उसको खुद से लिख के उसकी प्रैक्टिस भी करें, राइट। तो जब भी एक आंसर होता है, मैं अभी आ रही हूँ टॉपिक पे जिसपे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ने के साथ साथ मुझे पढ़ाना भी विस्तार में होता है। जिस तरीके से अभी हमारी JSS की क्लासेस चल रही हैं, लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम की, तो आपको पता होगा कि ये एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड है। इस एग्जाम में तो एमसीक्यू बेस्ड चीजें हैं, तो यहाँ पे तो हम बहुत शॉर्ट डायरेक्ट क्रिस्प अप्रोच रख के पढ़ रहे हैं चीजों को, राइट। डिटेल में जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे उसके जो डिटेलिंग है, यहाँ जो विस्तार पूर्वक जो हमें पढ़नी है, यहाँ उसको 100 गुना ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा चीजों को। तो अब हम आते हैं किस तरीके से, जब भी आपका एक आंसर होता है तो आपको पता होना चाहिए एक आंसर के कंपोनेंट में सबसे पहले आपका आंसर का शुरुआत जाता है जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर आपकी जाती है बॉडी, और फिर आपका जाता है कंक्लूजन। ये एक आंसर राइटिंग की मैं बात बता रही हूँ, जब आप डिटेल में किसी का आंसर लिखते हो। तो इनमें जो सबसे बड़ा पार्ट है जहां पे आप अपने आंसर को बहुत मेजरली एक्सप्लेन करते हो, वो होता है आपका बॉडी पार्ट। अब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो होते हैं वो लिखने हमें छोटे होते हैं, लेकिन ये आंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो एग्जामिनर की नजर में आपका क्वेश्चन को लेके कितना क्लियरिटी है ये इमेज सेट कर देते हैं। इंट्रो में आपको देखो, हम एग्जांपल्स के साथ आगे आने वाली क्लासेस में इन चीजों को देखेंगे भी कि इंट्रो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आप इसमें मीनिंग डाल सकते हो, आप इसमें कुछ डेटा मतलब कहीं पे कोई फैक्ट हो, इतने नंबर हैं, वो यूज कर सकते हो। आप इसमें अभी करंट का जो समाज में चीजें चल रही है उसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। तो आप कैसे चीजों को यूज कर सकते हो, जैसे अभी आपने देखा कुछ मजदूर फंस गए थे, कुछ मजदूर जो है वो टनल में फंस गए थे, उनका रेस्क्यू किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया है, तो मुसीबत के समय में वो भगवान को याद कर रहे थे। तो ये भगवान वाली बात आपकी टैलकट पार्सन ने करी हुई है। भगवान वाली बात क्या बात की है, पार्सन एंड मेल्टन ने ये बोला हुआ है कि जब भी मुसीबत का समय आता है या विपत्ति आती है तो जो है भगवान को याद करने का लॉजिक क्यों हो जाता है कि धर्म हमें कॉन्फिडेंस देता है। जो रिलीजन है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है, ये फीचर्स में हम पढ़ते हैं। तो आपने जो समाज में चीजें घटित हुई उसको अपने कंसेप्ट से लिंक भी कर लिया। तो इस तरीके से भी आप एग्जांपल्स भी अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। इंट्रो में और कंक्लूजन में आपको
अब देखेंगे हम कैसे करना होता है, आज की क्लास में भी चीजें पढ़ी ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि क्या कंक्लूड करें। बट ये छोटे होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लिमिटेड लिखना होता है, इनको बहुत ज्यादा खींचना नहीं होता। जितना भी खींचना है, सामान्य बातें करनी है, जनरल बातें वो बॉडी पार्ट में करेंगे, और यहाँ पे टू द पॉइंट सीधा फैक्ट्स या फिर जो सीधी सीधी बात है वो हमें इनमें लिखनी होती है। अब हमारा टॉपिक क्या है जिसपे हम जिक्र करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं आज, तो हम बात करने वाले हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में जाति व्यवस्था। तो पहली बात, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की जाति व्यवस्था की, बाहर की कंट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं। हर कंट्री में जो डिवीजन होता है कास्ट रिलीजन को लेके वो अलग अलग होता है। हमें भारत की बात करनी है तो ये चीज हमें जाननी है कि ये जो जाति वर्ड है, ये जो जाति वर्ड है, ये भारतीय संस्कृति जो है, इंडियन कल्चर कह लो, इंडियन समाज कह लो, भारतीय जो समाज है इसका, भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। मतलब जब भी आप भारतीय समाज को पढ़ोगे तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। इनसेपरेबल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। हम भारतीय समाज से इस जाति व्यवस्था को अलग ही नहीं कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसको लेके बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हैं जो अभी हम बात कर लेंगे उस पे, लेकिन जाति जो है ये बताया जाता है कि बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही है। अब जाति जो वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ? इंग्लिश में हम कास्ट बोल रहे हैं, तो ये जो कास्ट वर्ड है ना, जाति जो वर्ड है, ये आया है आपके स्पेनिश एंड पोर्तुगीज भाषा के शब्द, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज भाषा के शब्द कास्टस से, जिसका मतलब होता है रेस, लीनिएज, मतलब जिसका मतलब होता है वंश। क्लियर? जिसका मतलब होता है वंश। कास्टस वर्ड से ये आया है। स्पेनिश एंड पोर्तुगीज भाषा में एक वर्ड यूज किया जाता है कास्टस, जिसका मतलब होता है रेस या लीनिएज यानी वंश। वहां से ये वर्ड निकल के आया कास्ट। तो हमारी सोसाइटी में पहले इसके लिए कास्ट वर्ड यूज नहीं किया जाता था जाति व्यवस्था के लिए, तो क्या यूज करते थे? कब ये आई, कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई? तो आपको पता है भारतीय समाज जब भी आप पढ़ते हो, हिस्ट्री अगर कभी आपने पढ़ी है तो आपको पहले प्री हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो सब पढ़ाया जाता है। फिर सीधी जो पहली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया जाता है। फिर बताया जाता है कि वैदिक कल्चर, एक जो सभ्यता थी वो आई। अब जो वैदिक कल्चर आया तो उत्पत्ति के देखो कुछ आयाम है। इसकी उत्पत्ति का आधार अगर मैं आपको बताऊं तो उत्पत्ति की जो थ्योरी है उनमें, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ थ्योरी आप लोगों को, ओरिजिन की जो थ्योरी है डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक पे पहुंचने के लिए मैं आपको इसको बता रही हूँ कि ये थ्योरी थी क्या। उत्पत्ति की पहली थ्योरी जो थी वो थी इनकी वैदिक काल से जुड़ी हुई, वैदिक काल से जुड़ी हुई। अब वैदिक काल क्या कहता था? वैदिक काल में, वैदिक एरा में जातिवादी तो वर्ड था नहीं। देखो अभी पोर्तुगीज एंड ये सब लोग तो आए नहीं है कि भारत में ये वर्ड कास्ट नाम से पॉपुलर हो जाए, तो यहां पे इसको बोला जाता था वर्ण सिस्टम, वर्ण प्रणाली, वर्ण प्रणाली, वर्ना सिस्टम। और नॉर्मली अगर देखें ना तो वर्ना का मतलब क्या होता था? वर्ना का मतलब होता था रंग। जैसे किस वर्ण के हो, तो वर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? रंग से भी डिनोट करते हैं। या फिर एक और चीज अगर हम देखें तो इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते थे, सीक्वेंस, कि क्या सीक्वेंस है, राइट? सही वर्ण में खड़े हो, प्रॉपर ऑर्डर में खड़े हो, तो रंग और सीक्वेंस ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज किए जाते थे। अब वैदिक काल पे इसको सेट कैसे करा वो मैं अभी ड्रॉ करके आपको चार्ट समझाती हूँ। लेकिन दूसरा जो इसका आधार बताया जाता है वो बताया जाता है सामाजिक ऐतिहासिक, सामाजिक ऐतिहासिक, कि धीरे धीरे यहाँ तो सेट हो गया था, उसके बाद इसको किस तरीके से ये सिस्टम को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया। पहले आप इसका डिवीजन देखिए, फिर हम लोग सामाजिक ऐतिहासिक सोशल हिस्टोरिकल पार्ट भी समझते हैं। इस टाइम पे कहा गया कि हम लोग ऑक्यूपेशन के आधार पे
लोगों के जो कार्य हैं उनके आधार पे समाज को कुछ भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 4 भाग यहाँ पे इसके बनाए गए, जिसमें बोला गया, जिसमें टॉप में रखा गया किसको, ब्राह्मण्स को। ये बोला यहाँ पे कौन बैठे हैं, ब्राह्मण्स बैठे हैं। यहाँ पे कौन बैठे हैं, क्षत्रियास बैठे हैं। यहाँ पे कौन बैठे हैं, वैश्यास बैठे हैं। एंड यहाँ पे कौन बैठे हैं, शूद्रास बैठे हैं। इन्हीं में से आगे जाके शूद्रास में से अलग कर दिया एक और ग्रुप, जिसको कई बार 5वां वर्ग भी, वर्ण भी बोलते हैं, जिनको हम लोग दलित बोलते हैं। और दलित्स में से ही आगे निकल के आया अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट आपका, कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली चीज आपको पता है। अभी आते हैं इस चीज पे, एक एक करके समझते हैं। ये बोला गया, देखो उस समय पे इसको ऐसे नहीं बांटा गया कि ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया, नहीं। जो पूजा पाठ का काम करेगा, जो लोग पुजारी होंगे, पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, वो लोग ब्राह्मण्स कहलाएंगे, चाहे वो किसी भी वर्ण में पैदा हो, किसी भी परिवार में पैदा हो। क्योंकि ये जो वर्गीकरण वैदिक टाइम पे किया, वो किस आधार पे किया था, कार्य के आधार पे। इसका कोई भी मोटिव भेदभाव करना, कुछ लोगों को ऊपर बिठाना, कुछ को नीचे बिठाना बिल्कुल नहीं था। आज की डेट में भी तो ऐसा होता है। अच्छा, हर पर्सन सारे काम तो नहीं करता ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में मेड भी रखी हो, आपने घर में कुक भी रखा हुआ हो खाना बनाने के लिए, किसी ने ड्राइवर रखा हुआ हो, आप बाहर जा रहे हो, जैसे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ सोशियोलॉजी, तो क्या मैं सारे पढ़ा सकती हूँ? बाकी टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो काम का वर्गीकरण हो गया है चीजों में। तो इसी वजह से ये बोला कि काम के आधार पर हम चीजों को बांटते हैं। तो जो लोग पूजा पाठ का काम करेंगे, हम उनको कह देंगे वो पुजारी हैं, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ रहे हैं, और हमने उनको ऊपर यहाँ रख दिया। क्षत्रिय वो लोग हैं जो क्या करेंगे, जो लड़ाई लड़ेंगे, वॉर, लड़ाई लड़ेंगे, वॉर लड़ेंगे, वॉर में बचाएंगे। क्षत्रिय पावर, पावर का यूज करके लड़ाई लड़ने और बचाने का काम, जो लोग भी सोल्जर्स हैं एक तरीके से, वो लोग क्षत्रिय में आ गए। जो लोग व्यवसाय करेंगे, जो लोग व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमा रहे हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, वो लोगों को बोला गया कि वो लोग वेश्यास हैं। और बचे हुए जितने लोग थे, जो प्रॉपर कोई इनमें से स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे थे, जो इनके लिए कार्य परफॉर्म कर रहे थे, उनको हमने डाल दिया शूद्रास की कैटेगरी में। क्लियर? अभी तक सिस्टम ठीक था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसको पूजा पाठ करनी है पुजारी बन गया, जो सोल्जर बन रहे हैं, चाहे हो सकता है मैं एक पुजारी हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसे सोल्जर मतलब उसको आपका क्या करना है, लड़ाई लड़नी है, मतलब वो ब्रेव है काफी, उसको तलवारबाजी और ये सब पसंद है, तो उसने वो चीज सीखी और वो सोल्जर बन गया। तो एक ब्राह्मण का बेटा सोल्जर बना ना, ब्राह्मण नहीं बना। तो उस समय पे ये सिस्टम इस तरीके से चलता था, कार्य के आधार पर। क्या उस समय ये सिस्टम फिक्स था? नहीं था। उस समय पे ऐसा नहीं था कि आप इसके घर में जन्म ले लिया तो आप इसी सिस्टम का पार्ट बन के रह जाओगे। फिर क्या हुआ, फिर आगे जाके सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से चीजें जब बदलनी स्टार्ट हुई, आप देखोगे मुगल एरा आया था, इसके बाद हमारे समाज में आगे जाके मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश जो थे, अलग अलग राजाओं ने रूल करा, अलग अलग आपकी डायनेस्टीज चली थी यहाँ पे, जिसमें आपकी स्लेव डायनेस्टी थी, गुलाम वंश था, आगे जाके उसमें खिलजी आया, सैयद आया, उसमें मुगल्स भी आए थे बाद में, एंड देन लास्ट तक मुगल रहे। तो उस समय पे चीजें ऐसी फिक्स कर दी गई, कुछ लोगों ने अपनी पोजीशंस को बरकरार रखने के लिए समाज में चीजों को धीरे 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 बदलना स्टार्ट करा, जिसको हम बहुत बाद तक और कुछ हद तक आज भी देखते हैं। आज कम हो गई है, लेकिन आज भी ये जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या है, आज इसको हमने जन्म के आधार पर फिक्स कर दिया, मतलब धीरे धीरे हमने इसको जन्म के आधार पर फिक्स कर दिया। अब ये नहीं होगा कि कोई किसी के घर में पैदा हुआ व्यक्ति सोल्जर बन जाए, नहीं। अब हमारी जो जाति व्यवस्था है वो कैसी हो गई, जाति व्यवस्था रिजिड हो गई, स्थायी हो गई थी। जिसने जिस घर में, जिसने जिस जाति में जन्म ले लिया, वो उस जाति का ही होगा। ब्राह्मण के घर ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर क्षत्रिय, वैश्य के घर वैश्य, शूद्र के घर शूद्र। अब इस वजह से होने लगी समाज में असमानताएं, क्योंकि ब्राह्मण को रखा जाने लगा टॉप पे, उनको एक्स्ट्रा इज्जत मिलने लगी, एंड बाकी नीचे 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 कास्ट तक आते आते जो शूद्रास थे, इनको अवसर ही नहीं मिलते थे। और इन्होंने भी ये मान लिया था, क्योंकि ऐसी समाज में छवि सेट कर दी गई थी, तो इन्होंने भी ये बात मान ली थी कि हाँ वो लोग टॉप पे हैं, और इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर है, ये भगवान ने या ये गॉड के थ्रू क्रिएट करा हुआ स्ट्रक्चर है, ये चीज तो बदल ही नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को थोड़ा पीछे खींचते जा रहे थे, जिस वजह से ये समाज में आने वाले अवसर को
अवेल ही नहीं कर पाते थे, ये अवसर ले ही नहीं पाते थे, और ले नहीं पा रहे हो तो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आवाज ही नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन आपको पता है कि हमारे समाज में क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक हमें क्या रहे हैं, हमारा औपनिवेशिक काल चला है, औपनिवेशिक काल चला है, यहाँ पे ब्रिटिश रूल चला है। तो जब ब्रिटिशर लंबे समय तक यहाँ रूल कर रहे थे, तो ये जो जाति व्यवस्था थी, ये ब्रिटिशर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रही थी। ये ब्रिटिशर को ग्रोथ नहीं करने दे रही थी, क्योंकि हमारी समाज में नीचे लोगों को ज्यादा अवसर ही नहीं दिए जाते थे पढ़ाई में, नौकरी में, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बन रही थी। तो ब्रिटिशर ने आगे जाके जाति के आधार पर जनगणना भी की थी हमारे समाज में। तो ये सब चीजें थी। इसी के साथ साथ धीरे धीरे हमारे समाज के लोग भी ये समझने लगे थे कि ये सिस्टम गलत है। तो जब सामाजिक सुधार आपका आंदोलन चालू हुए हमारी कंट्री में, तो उनमें से हर आंदोलन का एक मूल बिंदु ये भी था कि ये जो जाति व्यवस्था के आधार पर असमानताएं हैं, जो दलित्स के साथ और आपके शूद्रास के साथ जो ये गलत बिहेवियर किया जा रहा है, वो आप सबको पता है। नॉर्मल नलों से पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है, मंदिर जाना बहुत दूर की बात है। अगर उनके सामने से कोई उच्च जाति का व्यक्ति निकल रहा है तो कहा जाता था आप लोगों को सर झुका के चलना है, आप लोगों को अपना सर नीचे रखना है, कुछ अलग टाइप का आप लोग अपने मतलब हाथ पे कुछ थ्रेड या कुछ बांध के रखो, जिससे हमें समझ आ जाए कि आप लोग मतलब कि दूसरा इंसान निम्न जाति का है। अगर किसी उच्च जाति पे उनकी परछाई भी पड़ जाती थी तो वो लोग जाके नहाते थे। तो दिस इन दैट, ये हमें लिखना नहीं होता है, ये सब हमें नहीं लिखना होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, ये सब असमानता यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। अब समाजशास्त्र पहले कहाँ इवॉल्व हुआ, सोशियोलॉजी पे आते हैं, अब सब्जेक्ट पे आते हैं। तो कहानी हमने एक स्टोरी की तरह कुछ चीजें देख ली। सोशियोलॉजी जो था समाजशास्त्र, ये वेस्ट में इवॉल्व हुआ। इसके कारण है जो इस क्लास में नहीं पढ़ने हैं, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब, पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति, लेकिन ये वहां पे एक सब्जेक्ट के रूप में उभर के आ गया था। और इसके जनक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं अगस्त कॉम्ट। लेकिन ये तो बाहर की बात है। अब भारत की बात अगर आप मुझे बताओ, भारत में कैसे चीजें हुई, तो भारत में ये सब्जेक्ट के रूप में आया, धीरे धीरे आ रहा था। इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो हम देखेंगे इसको 1914 में एज अ सब्जेक्ट मिक्स करके, लेकिन अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं बना था। 1940 में हमने इसको सोशियोलॉजी को कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कलकत्ता के विश्वविद्यालय में पढ़ाना स्टार्ट करा। क्लियर। लेकिन इसका कोई अभी यहाँ पे सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बना था कि ये सोशियोलॉजी का ही डिपार्टमेंट है, राइट। पढ़ाना स्टार्ट करा। आगे जाके 1919 में बॉम्बे में इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अलग से डिपार्टमेंट बना, जिसको उस समय लीड कर रहे थे पैट्रिक गीट्स। कौन लीड कर रहे थे, पैट्रिक गीट्स। तो पैट्रिक गीट्स के अंडर ये चल रहा था। बट पैट्रिक गीट्स के टाइम पे ये उतना ज्यादा जो है वो पॉपुलर नहीं हो पाया था। क्लियर। पैट्रिक गीट्स के टाइम पे ये उतना ज्यादा पॉपुलर जो है वो नहीं हो पाया था। आगे जाके इस डिपार्टमेंट को लीड किसने किया, आगे जाके इस डिपार्टमेंट को यही बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लीड करा जी.एस. घुरे ने, जी.एस. घुरे ने। और इनके टाइम पे ये सब्जेक्ट जो है, ये डिपार्टमेंट जो है वो उसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत ज्यादा ख्याति कमा ली। और धीरे धीरे करके ये आगे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमने इसको स्टार्ट करा। बट अभी यहां रुकते हैं। तो ये जो जी.एस. घुरे का नाम था, ये जी.एस. घुरे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। क्यों कहलाते हैं समझ में आ गया। इनके टाइम पे डिपार्टमेंट जो था बनाया गया, पहले तो पैट्रिक गीट्स के टाइम पे ही बना दिया गया था, लेकिन वो डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इनके टाइम पे ली। उनके टाइम पे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, वो उतना फेमस नहीं हुआ, बल्कि बंद करने की बात चल रही थी। बट इनके टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी ले ली। भारतीय समाज शास्त्र के जनक कहलाते हैं, भारतीय समाज शास्त्र के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, जी.एस. घुरे। अब ध्यान से देखना, इनके बाद और भी बहुत सारे भारतीय थिंकर आए हैं। हमारे यहाँ तो देखो 1919 के बाद आया ये सब्जेक्ट के रूप में, धीरे धीरे लोगों ने पहचाना। और आज हम और आप जैसे लोग सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन में, अपनी मास्टर में, और अलग अलग एग्जाम में इसको इंक्लूड कर दिया गया। बट शुरू में तो इतना पॉपुलर नहीं हो गया था ना एकदम से, राइट। तो जितने भी हमारे शुरू के समाजशास्त्री थे या आज के भी समाजशास्त्री, जब भारतीय समाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो भारतीय समाज को जब पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जाति व्यवस्था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जाति व्यवस्था। तो हर किसी ने जाति पे क्या करी है, स्टडी की है। चाहे वो घुरे हो,
घुरे के बाद आने वाले एम.एन. श्रीनिवास हो, उनके बाद आने वाले लुई डोमन हो, इन सब ने जाति व्यवस्था पे अध्ययन करा है। क्योंकि भारत को पढ़ोगे तो मैंने शुरू में एक लाइन लिखी थी कि जाति एक अभिन्न अंग है, राइट, जाति उसका एक अभिन्न अंग है, तो सबने पढ़ी है। अब जीएस घुरे ने भी जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताई हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सीधी सीधी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जीएस घुरे के हिसाब से या जीएस घुरे के आधार पर जाति व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो वो सीधे 6 पॉइंट पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करने को आपको एग्जाम में आता है। तो जीएस घुरे पहले देख लिया, भारतीय समाजशास्त्र के जनक थे। जीएस घुरे एक इंडोलॉजिस्ट थे। शुरुआती रूप में ये आ रहे हैं ना समाजशास्त्री में भारत के। इंडोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? इंडोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो भारत का अध्ययन, भारत या समाज का अध्ययन किस आधार पर करते हैं? वो समाज का अध्ययन किस आधार पर करते हैं? समाज का अध्ययन पौराणिक टेक्स्ट के आधार पर, जो पौराणिक किताबें अवेलेबल है, जैसे कि आपकी वेद है, पुराण है, ये जितनी भी चीजें हैं, इनके आधार पर वो समाज को पढ़ते हैं। वहां से देखते हैं कि हमारे समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, धीरे धीरे कैसे आगे चीजें बढ़ी। तो ये जो मेथड फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं आर्म चेयर मेथड। क्यों बोलते हैं इसको आर्म चेयर? कि मजे में ये कमरे में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं और किताबों के आधार पर चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो एंशियंट टेक्स्ट पढ़ के, पौराणिक जो है आपकी किताबें पढ़ के समाज का अध्ययन करते हैं और उसके बाद अपना सिद्धांत जो है वो बनाते हैं, अपना थ्योरी पब्लिश फ्रेम करते हैं, वो लोग इंडोलॉजिस्ट कहलाते हैं। भारतीय समाज का अध्ययन भारतीय पौराणिक टेक्स्ट है उनको पढ़ के करना। तो जो आपके जीएस घुरे थे वो उनमें से एक थे। इनके बाद जो थिंकर आए हैं एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने पूरी तरीके से सब किताबें नहीं पढ़ी। ये तो जिस जगह के बारे में इन्हें जानना है उस जगह गए, वहां पे रहे, वहां के लोगों को देखा, समझा और उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी, अपने सिद्धांत लिस्ट करे हैं। तो घुरे जो थे वो कंप्लीटली इंडोलॉजिस्ट थे। उन्होंने आर्म चेयर मेथड जो है चीजों के अध्ययन के लिए यूज किया था, जिस कारण से इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट वो अभी हमारा पॉइंट नहीं है। पहले हमारा पॉइंट है ये देखना कि इनके हिसाब से जो 6 हमारे मेन बिंदु है, विशेषताएं हैं जाति व्यवस्था की, वो क्या है। क्लियर? क्रिटिसिज्म पे भी बात करेंगे हम लोग बाद में, बट अभी हम लोग सीधा आ जाते हैं विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है। पहला इन्होंने बोला कि समाज का क्या है, सेगमेंटल डिवीजन हो रखा है, समाज का खंडीय विभाजन। खंडीय विभाजन कैसे? अलग अलग खंड में बताया, मैंने आपको बताया ना अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये चार्ट बना के मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो समाज है उसके हमने अलग अलग खंड, अलग अलग डिवीजन बना दिए हैं। कहा जाता है, देखो पहले तो कहा जा रहा था कि काम के आधार पे है, लेकिन बाद में जब धीरे 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 आगे, बहुत आगे आगे तक समाज बढ़ा, चीजें बदली, समाज में जो सोसाइटीज थी वो बदली, तो हमने देखा कि ये सिस्टम अब काम के आधार पर नहीं बचा है, इसको आपने जन्म के आधार पर भी फिक्स कर दिया था। अब ये चीजें जन्म के आधार पर फिक्स हो गई थी कि जिसने जिस जाति में जन्म ले लिया वो उस जाति का हो गया और अपने पूरे जीवन काल में वो उस जाति को चेंज नहीं कर सकता। कोई अगर क्षत्रिय चाह रहा है ब्राह्मण की जाति में जाना, ब्राह्मण चाह रहा है क्षत्रिय की जाति में आना, तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो हमने क्या कह दिया है कि ये जन्म के आधार पर फिक्स है। और इसी से अगली हमारी बनती है जो फीचर, लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के अवसर, व्यवसाय के अवसर के चुनाव में कमी, व्यवसाय के अवसर के चुनाव में कमी। आपको चॉइस नहीं मिल रही, अभी मैंने बताया ना, आपने जहां जन्म ले लिया आप उसी जाति के हो गए, आपको थोड़ी चॉइस मिल रही है कि चूज करो, अच्छा भगवान पहले पूछ रहे चलो बताओ हम आपको कौन सी जाति में भेजे, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। जन्म लेके आप आ गए, उसके बाद भी आप बदलना चाहते हो तो भी आपको चॉइस नहीं दी जा रही है, क्योंकि मैंने बताया ये एक रिजिड सिस्टम कर दिया गया था, एक स्थायी सिस्टम कर दिया गया था, जहां पे आपके पास अपनी ऑक्यूपेशन, एक ब्राह्मण अगर कह रहा है कि मुझे नहीं करना ये काम, मुझे आपका बिजनेस करना है, मुझे वैश्यास वाली कैटेगरी उस जाति में जाना है, तो मैं जा सकता हूं, तो नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं है।
तो आपके पास जो व्यवसाय के अवसर चुनने की क्या थी, कमी थी। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज होता था, प्योरिटी एंड पोल्यूशन भी देखने को मिलता था। प्योरिटी एंड पोल्यूशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, काम के आधार पर यहाँ पे क्या सेट करा जा रहा था, यहाँ पे शुद्धता व अशुद्धता सेट की जा रही थी। क्या मतलब है शुद्धता व अशुद्धता का, जो लोग उच्च आपकी जाति में आ रहे हैं उनको माना जाता है शुद्ध। अभी मैं बता रही थी ना कि नीचे जाति के लोगों की अगर परछाई भी पड़ जाती थी तो उच्च जाति के लोग नहाने चले जाते थे, राइट। वो अपने आप को पूरा नहाते थे, टच होना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी जगह जाते ही नहीं थे जहाँ पे वो लोग रहते हैं। उनके घर जो थे वो सोसाइटी से अलग हटके बनाए जाते थे कि निम्न जाति के लोगों के घर हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो इसके आधार पर क्या हो रहा था, इसके आधार पर शुद्धता व अशुद्धता भी हो रही थी। जो ऊपर की जातियां थी वो मानी जाती थी शुद्ध, और वहीं जो निचली जाति थी इस श्रेणी में, इस सीक्वेंस में, वो मानी जाती थी अशुद्ध। फिर ये कैसा सिस्टम है, ये एक हिरार्किकल सिस्टम है। यहां पर हिरार्की सेट है, पदानुक्रम। मैंने बताया सीक्वेंस है ना, आप इसको चेंज थोड़ी कर सकते हो। ब्राह्मण है, देन क्षत्रिय है, देन वैश्यास है, देन शूद्रास है। ये इस तरीके से फिक्स है। आप क्या ऊपर नीचे इंटरचेंज कर सकते हो कि वैश्यास पहले और क्षत्रियास बाद में लिख दें। हिरारिकल पदानुक्रम क्या होता है कि एक सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस से हम चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस था जो फॉलो करके चला जा रहा था। इसको आप अपनी मर्जी से चीजों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। फिर आता है कमेंसल एंड, ये सब बातें किसने बोली है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रही हूँ। ये सब बातें जो जीएस घुरे ने फीचर्स दिए हैं, जीएस घुरे ने जो विशेषता बताई है, मैं वो लिख रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है उनके हिसाब से बताइए। आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि श्रीनिवास ने क्या बात की है, लुई जोमन ने क्या बात करी है, उनके हिसाब से भी पढ़ेंगे। कमेंशनल एंड कंजुअल रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें क्या था कि आपके भोजन और जो पेय पदार्थ होते हैं उनको लेके भी रिस्ट्रिक्शंस थी। अभी मैं बार बार यही लाइन बोल रही हूँ, क्या आप इनके साथ बैठ के भोजन कर सकते थे प्रॉपर, कि जहां ये भोजन कर रहे हैं वहीं कर ले। जिस नल से पानी पी रहे हैं वो नल भी अलग होता था, कि जो निम्न जाति के लोग अलग से रह रहे हैं उनका नल ही अलग कर दिया जाता था कि ये लोग हमारे नॉर्मल नलों से पानी नहीं लेंगे। क्लियर। तो इन पे भी चीजें क्या थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, रुकावटें थी, और ये सब बेसिस सेट करके चला जा रहा था। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। सिक्स्थ जो इनका फीचर है, 6 इनके फीचर है, रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। ये तो बहुत बात तक चली है और आप देखते हो आज भी कई जगह पे ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। विवाह पर प्रतिबंध, विवाह पर प्रतिबंध। इंटरकास्ट मैरिज तो अलाउ ही नहीं थी। इंटरकास्ट मैरिज, अपने ग्रुप से, अपनी जाति से शादी आप बाहर कर लो, ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। बहुत सी जगहों पे तो, बहुत एरिया पे तो इस पे मार दिया जाता था जो शादी करने वाले लोग होते थे। खाप पंचायत वगैरह का अगर आप डिसीजन, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है इस चीज की तो आपको पता होगा। तो मैरिज को लेके भी रिस्ट्रिक्शंस थे। एक जाति का व्यक्ति जो है वो दूसरी जाति के पर्सन से शादी नहीं कर सकता, उसको लेके रिस्ट्रिक्शंस थी। क्लियर। आप अपनी जाति में ही शादी कर सकते हो, आप इंटरकास्ट मैरिज जो है वो नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्शंस भी थी, इंटरकास्ट मैरिज पे रेस्ट्रिक्शंस थी। सो इज इट क्लियर। तो ये आप लोगों को मैं मान के चल रही हूँ कि चीजें समझ में आई होंगी कि ये क्या बात की जा रही है। अब जाति व्यवस्था की बात करें तो एक चीज और देखते हैं कि पहले चीजें कास्ट के आधार पर थी और स्थायी हो गई थी ये, लेकिन आज समय बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। जितनी कास्ट के आधार पर ये डिवीजन नहीं है, आज जो डिवीजन हो गया है वो क्लास के आधार पर हो गया है, जिसे वर्ग के आधार पर बोलते हैं। ये जो सिस्टम है ये जन्म से निर्धारित होता है कि आपने जहां जन्म ले लिया आप उस जाति के हो गए। ये जन्म से नहीं होता, ये आपकी स्किल्स से होता है। मतलब आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर ली, आप कितना अच्छा कमा रहे हो, इसका जो आधार होता है वो आपका होता है आय, कि किसकी कितनी आय है। राइट। क्लास में जो होता है वो हमारा जो बेस होता है, आधार आय होता है। इसको आप बदल नहीं सकते हो अपने पूरे जन्म या कार्यकाल में, इसमें बदलाव नहीं ला सकते हो, लेकिन इसको बदला जा सकता है। अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पैसा अगर आप अच्छा कर लो तो आप इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। जैसे कि आपने वर्ड सुने होंगे अपर क्लास, अपर क्लास, तो अपर क्लास मतलब पैसों में अपर है वो।
मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो ये वर्ड जब इनके साथ क्लास लग गया तो ये किस आधार पर वर्गीकरण या डिवीजन हो रहा है? आय के आधार पर। लोअर क्लास कम पैसे वाले, मिडिल उससे थोड़े ज्यादा, अपर मिडिल भी होते हैं, फिर प्रॉपर अपर क्लास होते हैं। तो ये तो हम अपने जीवन काल में बदल सकते हैं। अच्छा पढ़ लो, अच्छा कमा लोगे तो आप अपनी क्लास बदल सकते हो, लेकिन अगेन आप अपनी जाति नहीं बदल सकते हो। तो ये जो आपकी कास्ट होती है इनको हम क्या कहते हैं? एस्क्राइब्ड स्टेटस, प्रदत्त स्थिति। एस्क्राइब्ड स्टेटस होते हैं, ये प्रदत्त स्थिति होती है, और ये होती है अचीव्ड स्टेटस। ये आपको मिल गई है, इसमें आपने कुछ करा नहीं है और कर भी नहीं सकते हो, लेकिन इनको आप प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त की गई स्थिति होती है। ये वो सिचुएशन है जिन्हें आपने क्या करा है? प्राप्त करा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है? हम लोगों ने क्या अभी जो देखा है वो हमने देखा है कि यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव नेचर से चीजों को पढ़ना है। जाति व्यवस्था को लेके कुछ दो सिद्धांत पे हमने बात करी कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही थी। वर्ण सिस्टम था, ये वर्ड जो कास्ट जाति आया वो कहाँ से आया? वर्ण सिस्टम पहले जो था वो एक सही सिस्टम बनाया गया था जो काम के आधार पर निर्धारित किया गया था, लेकिन धीरे 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 जब समाज आगे बढ़ा, समाज जो है वो प्रोग्रेस करने लगा, तो इस सिस्टम को कुछ ऊंची जाति के लोगों ने अपने फायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करके फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब कि जो जहां है वो उसी पोजीशन पे रहेगा, अब जो जिसके घर में जन्म लेगा वो उसी जाति का हो जाएगा। तो वो सिस्टम स्थायी हो गया, परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया जन्म के आधार पर। और वो चीज आगे तक चली, और आगे आने वाले जितने भी हमारे समाजशास्त्री थे, जिनमें से एक समाजशास्त्री जो पहले रहे उनके बारे में हमने बात करी, जीएस घुरे, जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहलाते हैं, जिन्होंने, अब आ रहा है जो भी समाजशास्त्री वो जाति को पढ़ेगा ही पढ़ेगा, आगे भी आप लोग देखोगे, तो उन्होंने भी जाति का अध्ययन करा, और जाति का अध्ययन करके जो 6 विशेषताएं उन्होंने दी वो हमने आज की क्लास में देखी। फिर पहले जाति हुआ करती थी कास्ट, और अब हो गया है क्लास। तो जाति और वर्ग में क्या भिन्नता है और कैसे क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं, ये भी हमने देख लिया। क्लियर? सो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस टॉपिक को लेके, एंड नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम लोग इसी को और आगे डिटेल में लेके जाएंगे और अलग अलग टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन।